चलिए आपको हमारे एक रैंक होल्डर स्टूडेंट से मिलवाते हैं। आइए प्लीज, वेलकम। गिव हिम ए बिग हेड। आइए प्लीज, वेलकम। वी हैव विद अस अक्षय एंड ही इज, अंदाजा लगाइए कौन सा रैंक होगा इनका। ही इज 6th रैंक होल्डर, ऑल इंडिया 6th रैंक होल्डर। पूरे इंडिया में 6ठे नंबर पर आना डेफिनेटली आसान काम नहीं है। आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत मेहनत की होगी। आज आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो नहीं मिलेगा। और यही वो दिन है जिसके लिए हर पर्सन मेहनत करता है, बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ही इज गेटिंग 607 आउट ऑफ 800, है ना, आउट ऑफ 800, एंड ही इज अक्षय। और टैक्स में है 80%। वेरी गुड। टैक्सेशन यू आर गेटिंग 80% एंड यू आर गेटिंग 6th रैंक। तो जरा आप हमारे बच्चों पर भी कुछ ऐसा मैजिक डाल दो, आज से सारे लग जाए कि भाई सब काम छोड़ो, अब तो बस रैंक लेके ही मानना है, छोड़ना नहीं है। तो पहले आप बताओ, आप कैसे पढ़ते थे, कितनी मेहनत करते थे, रियलिटी क्या है। सब स्टूडेंट को रियलिटी समझनी है, और क्या टेक्निक थी, जरा गाइड कर दीजिएगा। मैं कितना भी गाइड कर लूं, मेरी बातों का उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। तुम्हारी हर एक बात को हर बच्चा सुनेगा, हर बच्चा उसको इम्पोर्टेंस देगा। So firstly, I want to thank to you for teaching me tech so nicely. सर, अब पढ़ाई की बात रही तो सबसे पहले इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर आप रेगुलर नहीं होगे स्टडीज़ में तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आप शुरू से मोटो रखोगे रैंक का तो रैंक मिल भी जाएगी। मेरा मोटो था रैंक का और रैंक मिल भी गई। तो मैंने उस हिसाब से शुरुआत से ही स्टडी ऐसे की थी कि हाँ भाई रैंक लानी है। तो अगर आप भी ऐसे करोगे तो और कोई बड़ी बात नहीं होती सीए में रैंक लाना। अगर आप 8 to 10 आवर्स डेली पढ़ोगे तो आसानी से रैंक आ जाएगी। और इक्वल इंपॉर्टेंस दो, ये नहीं है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप थ्योरी को बिल्कुल कम इंपॉर्टेंस दे रहे हो। हाँ, प्रैक्टिकल में थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, पर थ्योरी को भी इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि आपको 1-2 सब्जेक्ट कोई रैंक नहीं दिलवाने वाले, आपको सारे सब्जेक्ट मिलकर ही एक रैंक दिलवाएंगे। तो इसके कारण से आप कंसिस्टेंसी रखो अपनी स्टडीज़ में, और उसको बीच बीच में ब्रेक मत करो। और आगे जैसे लेक्चर्स आज देख रहे तो कई बच्चे उसको आगे कर देते हैं कि हम कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। वो चीज़ भी बहुत गलत होती है। अगर आप एक बार लेक्चर देखने बैठ गए तो उसको बीच में से उठाना नहीं है। मतलब घर वालों को कह दो कि नहीं भाई बीच में मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करे। तो अपनी ऐसे ही, मतलब अगर ऐसे करते रहोगे तो आपकी रैंक भी बहुत जल्दी जरूर आ जाएगी। देखिए, पहली बात रेगुलर स्टडी। कोई सोचे अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, अभी तो मैं स्टडी करूंगा नहीं, फिर एकदम में 18-18 घंटे डेली कर लूंगा, तो दैट शुड नॉट बी डन। यही कह रहे हैं ना आप। रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, हर दिन जैसे खाना खाते हैं हर दिन वैसे काम करना है, इकट्ठा कुछ नहीं होगा। यू मस्ट हैव ए टारगेट कि भाई मुझे रैंक लानी है, अच्छे मार्क्स लानी है। यू मस्ट हैव ए टारगेट। और टारगेट ही नहीं हो, टारगेट को परस्यू करने के लिए पूरी एफर्ट्स भी हो। और जब आप कोई काम करें तो काम को करो, छोड़ो मत बीच में, ठीक है। लेकिन अच्छा, साथ में खाली थ्योरी खाली प्रैक्टिकल नहीं चलेगा। थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी उतना इंपॉर्टेंट है। जिसको थ्योरी की नॉलेज नहीं है वो प्रैक्टिकल सॉल्व कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जब तक आप थ्योरी में क्लियर नहीं है ना, प्रैक्टिकल कैसे कर लोगे। प्रैक्टिकल का बेस ही थ्योरी है, वहां से सॉल्व होता है। तो आप थ्योरी को भी इंपॉर्टेंट, फिर सब सब्जेक्ट को बराबर, जो उन्होंने बात की है ना, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं, फिर मैं बताऊंगा इनके मार्क्स कितने हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितने हैं। मुझे तो ना सर टैक्स बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो ना सर अकाउंट्स बड़ा अच्छा लगता है, मुझे सर कॉस्टिंग बड़ा अच्छा लगता है। मैं सारे दिन यही पढ़ता रहता हूं। एग्जाम में क्या हुआ, जो बहुत अच्छा लगता था उसमें आए 90, जो थोड़ा कम लगता था 80, और जिसको हाथ ही नहीं लगाया 30। हो जाओ पास। समझ रहे हो बात मेरी। जब तक आप एग्रीगेट में पास नहीं हुए, पास कैसे हुए, रैंक कहां से आई, एग्रीगेट में पास ही नहीं हुए। सबको बराबर का एग्जाम्पल देखिए, पहले सब्जेक्ट में 81, दूसरे में 80, तीसरे में 81, चौथे में 80। कई बच्चों की मार्कशीट देखो, उसमें 90, इसमें 60, इसमें 45। बराबर बराबर पढ़ना है। ये देख लो एग्जाम्पल बेस्ट है, 80, 81, 80, 81। चारों को बराबर करके रखा है कि भाई जो है चारों बराबर चलनी चाहिए, हर एक को बराबर इंपॉर्टेंस दो।
दूसरी बात कि जो आप स्टडी की बात कर रहे हो कि भाई खाली हम टाइम देख के स्टडी करते रहें, या टाइम की बजाय कंसंट्रेशन ज्यादा मैटर करती है, इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता है, कि हम उस पर ज्यादा ध्यान दें या टाइमिंग पे ज्यादा ध्यान दें, या हर रोज उतने ही आवर पढ़ने हैं, या किसी दिन दिल किया थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए, किसी दिन दिल किया थोड़ा कम पढ़ लिए। ये बात बच्चे पूछते हैं मुझसे, तो मैं नहीं बोल रहा, ये बताएंगे कैसे करना चाहिए। लीजिए, सीए में आपको टाइमिंग की जगह आपको देखना चाहिए कि हर दिन आप सिलेबस कितना कवर कर रहे हो, क्योंकि सीए का सिलेबस बहुत वास्ट है। इसके कारण से आप डिसाइड करो कि मेरे को आज इतना करना है, कल इतना करना है। और अगर आप सुबह जल्दी उठ के करोगे तो वो बहुत बेटर रहेगा। मतलब जल्दी सो जाओ और फिर सुबह जल्दी उठो, जैसे 4 o'clock या 3 o'clock, उतना जितनी जल्दी उठोगे उतना बेटर रहेगा। क्योंकि जो आपकी सुबह की मेमोरी बहुत ज़्यादा तेज होती है उसे, और थ्योरी सब्जेक्ट कर सकते हो सुबह, क्योंकि थ्योरी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है लर्न करने में। तो इसके कारण से अगर सुबह करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जल्दी कैसे सो जाए। हम तो सबको सुला के सोते हैं, जल्दी कैसे उठ जाए? हम तो सबके उठने के बाद उठते हैं। शायद ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको अपना बता रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, 100% ऑनेस्टी से बता रहा हूं। 8 बजे नहीं और मुझे नींद आ रही है, 8 o'clock, 7:30, 8 o'clock, 6 o'clock के बाद मैं खाना खाता नहीं हूं। रात को कभी 2 बजे उठ जाऊंगा, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। हमारी बड़ी बालकोनी है, 1 घंटा पहले उठ के मैं घूमता हूं बालकोनी के अंदर। कभी 3 बजे घूम रहा हूं, कभी 2 बजे, फिर 3, साढ़े 3 बजे बैठ जाऊंगा स्टडी करने के लिए। और जितने मोबाइल पे मेरे डाउट्स हैं सबको मैं रिप्लाई करता हूं। जिनके पास रिप्लाई आए आप टाइम चेक कर लेना, किसी का 3 बजे आ रहा होगा रिप्लाई, किसी का 4 बजे आ रहा होगा। और जो मेरे मैसेजेस वगैरह डले होंगे डिफरेंट सोशल मीडिया पर, वो भी सब 4 बजे से पहले के होंगे। वेरी मच पॉसिबल। जो मजा मॉर्निंग का है वो बात ही कुछ हो रहा है। यहां से क्लास ली, सारे दिन काम किया, माइंड में 100 बातें चल रही हैं, जाके खाना खाओ, 6 बजे सो जाओ, रात को जब दिल में आए उठ जाओ। हमारी तो बहुत बड़ी बालकोनी है, उसमें 1 घंटा पहले मैं जरूर घूमता हूं, पूरी प्लानिंग करता हूं, उसके बाद काम शुरू करता हूं। तो मतलब क्वांटिटी नहीं है कितने आवर, क्वालिटी है कितने आवर का आप आउटपुट दे रहे हैं। अब ये बताइए, टेस्ट वगैरह का भी कोई रोल है क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टेस्ट वेस्ट क्या देना, हमें तो ऐसा लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा उतने आवर बैठ के घर में पढ़ना ले। जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, फिर सर टेस्ट में मार्क्स कम आ जाए तो मूड खराब हो जाता है, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो मैं तो कुछ बोल नहीं रहा, मैं तो चुप हूं। ये बोलेंगे, बोलिए प्लीज आप। मेन एडवांटेज टेस्ट की होती है कि अगर आप पहली बार पेपर देते हो तो आपको लगता है कि मेरा पेपर पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर आप पहले पेपर दे रहे हो तो आपको पता होता है भी टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चन मेरे को फर्स्ट करना है, कौन से सेकेंडली करने हैं। जैसे ऑडिट में होता है तो आपको पहले करेक्ट करना है या एमसीक्यू करना है, आपको क्या करना है, तो पूरी स्ट्रेटेजी पता होती है आपको। ऐसे टेक्स्ट में, क्योंकि टेक्स्ट में थोड़े से एमसीक्यू भी थोड़े से ज्यादा हैवी होते हैं, इस बार तो चलो इतने हैवी नहीं आए हुए थे, तो इसके कारण से हमें पहले डिसाइड, अगर हम 4-5 एमटीपी कर लेते हैं, आरटीपी कर लेते हैं, जो सर भी टेस्ट अपनी साइट्स वगैरह पे डालते हैं, तो ये मोर देन सफिशिएंट होते हैं आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए। देखिए, टेस्ट आपको बताएंगे आप कहां हैं। आप इल्यूजन में मत रहिएगा, गलत फहमी में मत रहिएगा कि हमने सब स्टडी कर लिया, बात ठीक खत्म होगी। वो टेस्ट ही बताएगा कि आपका प्रेजेंटेशन ठीक था, आपकी गलतियां क्या थी, आपके मार्क्स कितने थे, आपको उसमें क्या इंप्रूव करना है, कहां तक जाना है। वो टेस्ट ही आपका सबसे बड़ा गाइड है, उसको कभी मत छोड़ना, वो बहुत जरूरी है। रेगुलर स्टडीज बहुत जरूरी है, सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे फैक्टर हैं, बहुत मैटर करते हैं, खाली स्टडीज नहीं है, स्टडीज को कैसे करना है बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब देखिए, कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर ये मार्क्स ना उन्हीं बच्चों के आते हैं जिनके पापा चार्ट अकाउंटेंट है, वो लोग के नहीं आते, हमारे तो पता है हमें आएंगे ही नहीं। तो ऐसी भी कुछ बात है क्या भाई? जो सीएस के बच्चे होते हैं उन्हीं के आते हैं या किसी और के भी आ जाते हैं? थोड़ा आपका क्या लगता है, आपको बताइए। आप कुछ आप अपने एग्जाम्पल देना चाहें, अपनी फैमिली का बताना चाहे। और कुछ बच्चों को लगता है सर जो दिल्ली वाले होते हैं उन्हीं के आते हैं, हम तो सर हरियाणा के छोटे प्लेस से हैं। कुछ ऐसा भी होता है क्या? आप अपना कोई एग्जाम्पल देना चाहे तो आप दे सकते हैं। So my father is a businessman. He is a textile industry. He has a textile industry. So ये जरूरी नहीं है कि मतलब जिसके पापा सी हो वही सीए कर सकता है, कोई भी सीए कर सकता है। कॉमर्स इंडस्ट्री में तो ज्यादातर जाते ही सीए के उसमें ही है सारे बच्चे। तो इस जरूरी पर थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है फैमिली का, कि मतलब वो आपको डिस्टर्ब ना करे,
जैसे हमारा बिजनेस है, कई बार पापा कह देते हैं कि वो काम करिए, ये काम करिए, पर मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, एकदम हम बैठता था, वो मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब भी नहीं करते थे। ऐसे मम्मी ने भी बिल्कुल सपोर्ट किया फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली। तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, और पेरेंट्स तो होते ही हैं, मतलब सबके अच्छे ही होते हैं, गंदे तो किसके होंगे। मतलब ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है, बच्चों को सपोर्ट करिएगा जितना हो सके, प्लीज ड्यूरिंग दिस पीरियड जब वो स्टडीज करें सीए के लिए, जितना हो सके उनके साथ कोऑपरेट करो, उनको इग्नोर ना करो, उनको जितना हो सके डिस्टर्ब ना करो। ये मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि अगर आप बार बार डिस्टर्ब करोगे या बच्चे की उसकी क्वालिटी पर डाउट करेंगे, तू सीए कर लेगा, हमें तो नहीं लगता, तू पढ़ता है, हमें तो नहीं लगता, सारे दिन तो मूवी देखता है, सारे दिन ये करता है, उनको टोंट करना ये ना करें। मेरा रिक्वेस्ट सारे पेरेंट्स से है, बच्चों को सपोर्ट करो। बच्चे की क्वालिटी क्या है ये रिजल्ट आने पे आपको पता लगेगा, ये बच्चा कहां तक जा सकता है इसके रिजल्ट के बाद आपको पता लगेगा। तो आप कभी भी इग्नोर मत करो, बच्चों को कोऑपरेट करो, बच्चों के जो टारगेट्स हैं उनको परस्यू करने दो। अच्छा, सीए बनने का फैसला आपने क्यों किया? ये आपका फैसला था, आपके पेरेंट्स का फैसला था, आपके फ्रेंड्स का फैसला था? कैसे ये बात मन में आई कि भाई सीए करना है, स्टडीज करनी है, रैंक भी लेनी है, वगैरह वगैरह बातें कहां से आई? कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने कहा था तो मैं तो आ गया हूं। तो लेट्स सी आपका एक्सपीरियंस क्या, बताइए। सर जब मैं 10th में था तो मेरा साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, साइंस मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगती थी। तो पहले से मैंने सोच रखा था कि कॉमर्स में जाना है, और कॉमर्स में पहला नाम फिर आगे आता है सीए का ही। तो शुरू से वो इसी प्रेशराइज नहीं किया गया। पेरेंट्स कहते थे जो करना है कर, आखिर में फैक्ट्री है तेरे पास ऑप्शन, जो करना है कर, मतलब इंजॉय करके कर, बस जो स्टडीज को बिल्कुल भी बर्डन नहीं मानना, इंजॉयमेंट होनी चाहिए बिल्कुल। तो है मतलब बच्चे को फ्री हैंड दो, उसको अपना प्रोफेशन करियर अपने आप चुनने दो। अगर वो अपने आप चुनेगा, एंजॉय करेगा, काम करेगा, सक्सेसफुल होगा। तो वंस अगेन पेरेंट्स के लिए बच्चों के ऊपर प्रोफेशन को इंपोज मत करो, उनको जरा अपना टारगेट बनाने दो, परस्यू। फिर रिजल्ट ऐसे आएंगे जैसे इनका आया है। जब ये अपनी चॉइस से लेंगे तो फिर रिजल्ट ऐसे आएगा जैसे इनका रिजल्ट आप देख रहे हो। इसके बाद एंड में आप ओवरऑल कुछ टेक्निक बताना चाहेंगे कि गुड मार्क्स के लिए ऑलरेडी आपने बता दिया है, कुछ और आपके पर्सनल टेक्निक, मैं तो यूं करता था, मैं ऐसे कर लेता था, मुझसे मुझे हेल्प मिली, मुझसे मुझे हेल्प मिली, कुछ पर्सनल टेक्निक भी बताना चाहें तो बताइए। सर एक तो जो थ्योरी सब्जेक्ट्स में वो मैं सारी रिटर्न प्रैक्टिस करता था, यही नहीं कि मतलब पढ़ के मैंने खत्म कर दिया। तो मैं फर्स्ट टाइम भी पढ़ता था तो मैं एक साथ कॉपी ले लेता था, भाई ठीक है एक बार, क्योंकि लिखने से ज्यादा आपको मेमोराइज रहता है ना कि सिर्फ पढ़ने से। और प्रैक्टिकल तो पढ़ने से तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जैसे टैक्स सब्जेक्ट है, टैक्स में पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी के बाद ही प्रैक्टिकल हो सकता है टैक्स में। ये नहीं है कि आप पहले प्रैक्टिकल चालू कर दोगे फिर थ्योरी चालू करोगे। तो टैक्स में तो बहुत ज्यादा चाहिए होती है कि आप पहले पूरी थ्योरी पढ़ो, और जीएसटी तो ज्यादातर थ्योरी ही होती है। तो इसके कारण से दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दो इसमें भी। और जैसे मैं इक्वल इंपॉर्टेंस देता था, तो मान लो मैं 8 आवर्स पढ़ता था एक दिन में, तो मैं हर 8 सब्जेक्ट्स को 1 आवर डिस्ट्रीब्यूट करता था। और जैसे मैं ऐसे करता, जैसे मान लो 3 चैप्टर्स हैं तो मैं 3 चैप्टर का एक एक क्वेश्चन उठाता था हर सब्जेक्ट का, ताकि वो मेरे को तीनों चैप्टर एक साथ रिवाइज हो जाएं। कई बच्चे करते हैं कि एक चैप्टर को एक बारी में ही एक दिन ही रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं 3 चैप्टर 3 दिन में रिवाइज करता था, तो हर दिन मेरे 3 चैप्टर रिवाइज होते थे। ठीक है जी। इसके अलावा अब आप में से कोई स्टूडेंट जिसके दिल में कोई क्वेश्चन है कि रैंक होल्डर कैसे करते होगे, आप पूछ सकते हो। मोस्ट वेलकम, यहाँ आइए, पूछे क्वेश्चन। हाँ जी विनय आ जाओ। तू नहीं पूछेगा? करिश्मा आप पूछोगे? जिसको पूछना आओ पूछो। जो भी बात स्टूडेंट हमसे पूछते हैं आज इनसे पूछो, ये आपको रियलिस्टिक बताएंगे। सही बात क्या है वो ये बताएंगे। जो भी स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है इनसे पूछिए। अच्छा, आप सोशल मीडिया वगैरह भी यूज करते थे क्या? व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक ज्यादा यूज करते थे, कम यूज करते थे, ठीक ठीक यूज करते थे, ज्यादा उसको स्टडीज के लिए यूज करते थे, नहीं फालतू में यूज करते थे, मूवीज देखते थे, नहीं देखते थे, वगैरह वगैरह? कुछ ये बताओ। काफी बच्चे कहते हैं सर अब मोबाइल अब बंद कर दे, एग्जाम आने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल ही बंद करके रख दे, मतलब व्हाट्सएप भी ना यूज करे, या उसको फेसबुक को डिलीट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मैं पूछते मैं अब क्या बताऊं, क्योंकि मेरा तो अपना स्टाइल है भाई, सब कुछ करते जाओ, सब कुछ जरूरी है लाइफ में, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करो, मेन टारगेट है उस पर ध्यान दो। मान लो मैं 3 बजे उठूंगा, 3 बजे उठते हुए बुक्स उठा लूंगा, इनकम टैक्स एक्ट की ओरिजिनल लैंग्वेज को देखूंगा,
अमेंडमेंट को देखूंगा, जीएसटी के पार्ट को देखूंगा, एमटीपी को देखूंगा, आरटीपी को देखूंगा, फिर ये देखूंगा इसमें ये चेंज क्यों है, उसमें चेंज क्यों है, ये बेटर रहेगा, वो बेटर रहेगा, 1000 बातें चलती रहेंगी। उसके बाद जो बच्चों के डाउट्स आए उनको देखूंगा, किसमें क्या नया मिला। तो अपना अपना हिसाब है। तो आप बताओ जरा सोशल मीडिया पे क्या करें बच्चे, इसको बंद करें या ना करें या चलता रहे? सर मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था, क्योंकि उसमें जैसे सीए के पेजेस भी होते हैं, तो उसको आपको डिफरेंट क्वेश्चंस भी मिलते हैं उस पर, आपको एमसीक्यू आते हैं उस पर भाई। हाँ, तो थोड़ा सा आपकी मतलब कैचिंग पावर भी बढ़ती है। हाँ ठीक है भाई मेरे को, और साथ के साथ आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो एक तरीके से उसका बेनिफिशियल यूज हो रहा है। तो ये नहीं होता कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही बंद करो, और हो भी नहीं सकता वो आजकल के टाइम में, क्योंकि आजकल सारी चीजें टेक्नोलॉजी से चलती हैं। तो व्हाट्सएप पे भी रहो, टेलीग्राम पे इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, उन चैनल्स को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब पे सर के जो रिवीजन्स लेक्चर आते हैं वो देखो, तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया बिल्कुल ही बंद कर दोगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। पर जब आप एक बार अपनी स्टडीज करने बैठ के, मान लो आप लेक्चर्स देख रहे हो टेक्स्ट के, कोस्टिंग के, तो तब आप सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उस वक्त आपका ध्यान खाली लेक्चर्स पे रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो कभी भी कोई भी कंसेप्ट आपके माइंड से स्लिप हो सकता है। वो आप देख तो सकते हो पर माइंड में पर क्या आपको क्या पता फिर उस वक्त ध्यान ना रहे कि वो कंसेप्ट कौन सा स्किप हुआ। तो इसके कारण से पूरी कंसंट्रेशन से तो उस वक्त सोशल मीडिया आपकी बंद होनी चाहिए। जब भी आप लेक्चर्स देख रहे हो या आप स्टडी करने बैठते हो एक स्ट्रेच में 2 आवर्स 3 आवर्स, तो उस वक्त आप बंद कर दो। फ्री टाइम में आप कर सकते हो भाई, 15 मिनट्स कर लिया हर 3.5 एन आवर के बाद, तो आप यूज कर सकते हो। चलिए अब हम इनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, इनको हमारी एमकेजी की ट्रॉफी देते हैं। तो लेट्स गिव हिम ए ट्रॉफी, प्लीज गिव हिम ए बिग हैंड। वो फोटो खींच लेना।